खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प के तहत जो है कुछ जानकारियाँ शेयर की हैं, इसको जान लेते हैं। फिर हम और भी तमाम अहम खबरें आ रही हैं, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले इस खबर को देखिए आप लोग, यूपी सरकार का संकल्प, और इस तरीके से जो है यहाँ पर हेडिंग दी गई है। आगे जान लेते हैं। दरअसल जानकारी क्या निकल कर सामने आई है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, वो समझते हैं। यूपी सरकार ने बताया है कि 2.77 लाख आंगनबाड़ी महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ यूपी में दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने डिटेल शेयर की है। इसी के साथ ही आगे क्या जानकारी निकल कर आई है, आयुष्मान योजना से जुड़ी हुई जानकारी भी शेयर की गई है। इन्होंने बताया है कि 3 लाख प्लस कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच दिया गया है। ये भी जानकारी जो है दी गई है। इसी के साथ ही एक और जानकारी निकल कर सामने आई है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेवकाओं को स्मार्टफोन का वितरण। देखिए सरकार ने अभी जानकारी दी है कितने स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं, 69,804, और ये प्रोसेस में है। मुख्य सेवकाओं को भी इसमें है, कार्यकर्ताओं को इसमें है। 69,000 लगभग अप्रोक्स 70,000 मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है। जिन जनपदों में अभी मोबाइल फ़ोन नहीं मिले हैं, उन जनपदों में भी मिलेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन वितरण हो रहे हैं। दूसरी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का देखिए रिटायरमेंट चल रहा है। ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है बहुत ही वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी ना ही कोई पैसा दिया जा रहा है, कोई फूटी कौड़ी नहीं दी जा रही है, सिर्फ रिटायरमेंट दिया जा रहा है। इस कारण से जो है काफ़ी आक्रोश है। एक भी पैसा ना मिलने की वजह से काफ़ी नाराज़गी है। पेंशन जैसा भी कोई प्रावधान नहीं है। और ये बाल विकास विभाग परियोजना खबर से ये खबर निकली हुई है। उत्तर प्रदेश में सभी जगह ये चल रहा है कार्यक्रम। खुशी की बात है रिटायरमेंट, लेकिन पैसा ग्रेच्युटी ना मिलना यह एक दुख की बात है। कोई भी पैसा रिटायरमेंट पर सरकार उत्तर प्रदेश की नहीं दे रही है। इस वजह से काफ़ी आक्रोश भी यूपी में पनप रहा है। अभी जान लेते हैं, एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों के पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में जो है बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर सम्मिलित हुई हैं। इन्होंने बताया भी है कि आंगनबाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं, बाल विकास विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें जो है बाल विकास मंत्री भी हैं, और ये स्वर्ण जयंती समारोह है, सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में जो है इन्होंने सहभागिता निभाई। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है। कैबिनेट विस्तार में जो है 6 नए चेहरे शामिल हुए हैं, 6 जो है नए मंत्री बने हैं। उनमें से एक मंत्री जो है महिला हैं, और बाकी अन्य जो है 5 पुरुष हैं। बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई। इनका नाम क्या है, देखिए कृष्णा पासवान ये शपथ भी ले रही हैं। इन्होंने जो है एक सड़क में भ्रष्टाचार हुआ था, उसका वीडियो इनका ही पड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि ये कार्यकर्ता रह चुकी है। राजनीति में आने से पहले इन्होंने कार्यकर्ता के पद को भी सुशोभित किया। क्या इनको बाल विकास विभाग मिलेगा, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर बाल विकास विभाग इनको अगर मिलता है तो आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं वो अच्छी तरीके से इनको पता है। जब इन्होंने काम किया भी होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर, तो इन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कितना कम मानदेय दिया जाता था। इनको ये बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी कि बाल विकास विभाग की स्थिति क्या है। अगर ये मंत्रालय संभालते हैं तो कुछ इनसे जो है अच्छी उम्मीद भी की जा सकती है कि वो जो है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर मानदेय ग्रेच्युटी जैसी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर। फिलहाल इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मंत्री बनने का सफर तय करने वाली कृष्णा पासवान कभी साइकिल से चलती थी। जिला पंचायत सदस्य से राजनीति में कदम इन्होंने रखा है। अब फतेहपुर के खागर सीट से चौथी बार विधायक हैं। आगे अपडेट लिखी हुई है, फरवरी 2026 में वह तब ज़्यादा चर्चा में रहीं जब उन्होंने क्वालिटी चेक करने के लिए खुद फावड़ा लेकर सड़क खोद डाली। कृष्णा पासवान को मंत्री बनने से पहले कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा, ये भी जो है बताया गया, क्योंकि मंत्री का पद जो है भाजपा में मिलना छोटी बात नहीं होती है। योगी सरकार ने इन पर भरोसा जताया है और निश्चित तौर पर इनसे चुनावी लाभ भी सरकार को लेना होगा। ये आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह। ये हैं जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये हैं अध्यक्ष, इनको ही मंत्री पद का शपथ दिलाया गया, और ये जो है मंत्री हैं आपकी, ठीक है। अब इनको पद कौन सा मिलता है वो तय हो जाएगा बहुत ही जल्दी। जब कोई मंत्री बनता है तो उसकी कुंडली निकाली जाती है, तो कुंडली के अनुसार इनको 10वीं तक पढ़ाई इनके बारे में पता चली है, शादी कर ली। कृष्णा पासवान का जन्म 1 अगस्त 63 को फतेहपुर जनपद के पिलकनी गांव में दलित परिवार पासी परिवार में हुआ था। पिता दर्शन पासवान मजदूर परिवार की आर्थिक स्थिति भी जो है अच्छी नहीं थी, इसलिए 10वीं पास कर पाए हैं। पहले के समय में लोग इतना ही पढ़ लेते थे, बड़ी बात मानी जाती थी। फिलहाल 25 मई 1980 में जब कृष्णा 17 साल की थी तभी उनकी शादी श्रीपाल पासवान से हो गई। स्थिति अच्छी ठीक ना होने की वजह से 1985 में वह कृष्णा गोपालपुर कौसम्बी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गई।
तो इस समय तो इनको मानदेय कितना कम मिलता होगा, समझा जा सकता है। बैठकों में साइकिल से जाते थे, इस वजह से उन्होंने क्षेत्र की गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं को करीबी से देखा। अब इनका राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें, कृष्णा पासवान का पॉलिटिकल कैरियर ही देखिए, इसके बारे में देखिए पूरी डिटेल से दिया गया है। 1985 में खेसनबाड़ से जिला पंचायत सदस्य बनी, 96 में बीजेपी, 98 में हसबा मंडल की बीजेपी अध्यक्ष बन गई। 2000 में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार बनाया, चुनाव हारी हैं। 2002 में किशनपुर सीट से पहली बार विधायक बनी, बीएसपी के मुरलीधर को 786 वोट से हराया। 2004 में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री बनी। 2007 में बीएसपी के मुरलीधर से चुनाव हारी। 2012 में खागा फतेहपुर की जो सीट है बीएसपी से मुरलीधर को 20,000 वोटों से हराया, यहीं से इनकी जीत शुरू हुई। फिर 2017 में भी इन्होंने 59,000 वोटों से जीती और 2022 में 6,000 वोटों से जीत हासिल की। यूपी के दलितों में जाटों के बाद पारसी समाज सबसे बड़ा ज़्यादा आबादी वाला है। प्रदेश में करीब 6% यानी कि 1.20 से 1.30 करोड़ के बीच समाज के लोग बताए गए हैं। प्रदेश की जो है 35 से 40 सीटों पर पारसी समाज निर्णायक असर रखता है। लंबे समय तक पारसी समाज में बसपा की पैठ थी। भाजपा ने 2014 में जो है पारसी समाज को साधने की कोशिश की। फिलहाल इनको जो है मंत्री बनाया गया है और इनसे उम्मीदें आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ज़्यादा हैं। और अब इनके जो फैसले होंगे क्या होते हैं, हालांकि चुनावी जो फैसले सरकार ही करती है, लेकिन फिर भी मंत्री बनाया जाना, एक अहम पद दिया जाना बड़ी बात है। तो ये प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती का एक्टिव मोड। वर्कर्स भर्ती अभी चल रही है, यानी कार्यकर्ता भर्ती फिलहाल 3 जनपदों में अभी एक्टिव है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कृपया फ़ोन ना करें। बलरामपुर में अभी एक्टिव है आंगनबाड़ी का भर्ती, एक्टिव मोड में है। 8 मई 2026 से लास्ट डेट 28 मई 2026 रखी गई है, ठीक है, ये एक्टिव मोड में है। वहीं यहाँ लखनऊ में भी आंगनबाड़ी भर्ती अभी एक्टिव मोड में 16 मई लास्ट डेट रखी गई है। प्रयागराज में बता दें आपको 13 मई लास्ट डेट रखी गई है। 3 जनपदों में फिलहाल अभी एक्टिव मोड का मामला है, तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही जो है जो लोग लाइव में रात्रि 9 बजे हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो चैनल पर जाइए, रात्रि 9 बजे हमसे लाइव जुड़िए। वहाँ पर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपकी जो है लाइव में ही आंसर दे दिए जाएंगे। जाते जाते इस खबर को और देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र के बाल विकास विभाग ने प्रशासनिक कामकाज में बड़ा बदलाव करते हुए अब सभी पदों के तबादलों को केंद्रीकृत प्रणाली जो ऑनलाइन है इसके माध्यम से करने का फैसला लिया है। आगे अपडेट लिखी हुई है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को आधुनिक और त्रुटिहीन बनाना है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की नीति के तहत अब महिला बाल विकास विभाग में भी डिजिटल प्रशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल इस तरीके से अपडेट निकल कर आई है। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लागू होने से तबादलों में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तेज होगी। आपको बता दें, डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि स्थानांतरण के दौरान कर्मचारियों से वरिष्ठता, कार्ड की गुणवत्ता, उनके द्वारा दिए गए विकल्पों का निष्पक्ष रूप से ध्यान रखा जाए।